ये जो 41 बिल्डिंग्स का डिमोलिशन का काम वसई में चल रहा है, उसकी जब न्यूज़ पूरे न्यूज़ सोशल मीडिया में सब वायरल हो रही थी, मैंने भी कुछ न्यूज़ देखे थे। बहुत इनह्यूमन अमानवीय तरीके से वो डिमोलिशन हो रहा था। उच्च न्यायालय ने भी उस बात को बहुत गंभीरता से लेके राज्य सरकार और कॉरपोरेशन दोनों को मिलकर इनका जल्द से जल्द कैसे रिहैबिलिटेशन करने वाले हैं, उस बारे में माननीय न्यायालय में अगले 3 हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करने का एक डायरेक्शन दिया है। माननीय उच्च न्यायालय का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब देख रहे हैं कि कितने दिन से 41 बिल्डिंग का जो मसला था, मैं उनके पीछे पहले से था, मगर वहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों को जो लड़ाई लड़ने की थी, मगर वो ट्रैक चेंज करके बहुत से लोगों ने महानगर पालिका में क्लेम किया, पुलिस स्टेशन में जाते रहे, और जो मेन मसला था कोर्ट का वो वैसे ही रहा। और आज 6 तारीख को उसका डिसीजन उसका हो जाएगा। एफिडेविट देने के लिए महानगर पालिका और गवर्नमेंट को बताया है, तो ये बहुत बड़ी राह है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। 41 इमारत के रहवासियों के लिए खास कर ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 41 इमारत के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए यहाँ पर सोमवार को जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका को दायर करने में वसई के एक एडवोकेट हैं चेतन जी, उन्होंने अपनी भूमिका आगे की। उसके बाद चेतन जी और वहाँ के बैरी डाबरे, इन सब दोनों ने मिलकर यहाँ पर आकर एक जनहित याचिका दायर करने के लिए, चर्चगेट के एक वकील हैं जो मशहूर वकील हैं, खासकर लोगों के लिए लड़ने और रिहैब करने वाले मुद्दों के लिए खासे जाने जाते हैं, ऐसे विजय कुर्ले जी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और सोमवार को जनहित याचिका दायर की। जिसके बाद एडवोकेट विजय कुर्ले ने आज बहस किया और बहस करने के बाद कोर्ट ने, यानी कि हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। साफ तौर पे कहा है जिन लोगों को वहाँ से तोड़क कार्रवाई की गई है और जो बेघर हुए हैं, उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों लोग कैसे रिहैब करेंगे, इस पूरी बात को 6 मार्च के आसपास आकर कोर्ट में उन्हें एफिडेविट फाइल करनी है और साफ तौर बताना है कि उन्हें पुनर्वसन कैसे किया जाएगा। यानी ये बड़ी खबर है। अब तक जो स्थानीय सत्ता, यानी कि वहाँ पर जो आए हुए एमएलए बार बार इस बात को कह रहे थे कि पुनर्वसन की कोई भी बात नहीं है या कोई बात ऐसी कोई ठोस बात नहीं कह रहे थे, उन्हें कोर्ट या असेंबली में आना चाहिए, लोगों के लड़ना चाहिए था। लेकिन फिलहाल एक अधिवक्ता ने, एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस पूरे मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया और उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस प्रकार से ऐसे लोग हैं जो विधवा हैं, कई महिलाएं हैं जो गर्भ से हैं, कई बच्चे हैं जो 1 महीने के हैं, 2 महीने के नवजात शिशु हैं, कई विद्यार्थियों का जीवन पढ़ाई को लेकर अधर में है, उनकी चूंकि परीक्षा नज़दीक आने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व महापौर रूपेश यादव ने इन सब से कोऑर्डिनेट करके, चूंकि हितेंद्र ठाकुर के पास यानी बहुजन विकास अघाड़ी के जो सर्वे सर्वा हैं, अभी हाल ही में 41 इमारत के लोग भी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखी थी। उस दरमियान उन्होंने वकील चेतन से संपर्क किया और चेतन ने संपूर्ण इस पूरे माहौल में और रूपेश यादव ने इस पूरे माहौल को कोऑर्डिनेशन में बनाए रखा। आज इस पूरे तस्वीर में साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि विजय कुर्ले से वार्तालाप करते हुए संपूर्ण टीम, ये वकील की और रूपेश यादव स्वयं, इस पूरे मामले पर एडवोकेट यानी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुर्ले ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। उसके बाद सुनिए चेतन ने क्या कहा, एडवोकेट चेतन ने क्या कुछ बताया और पूर्व महापौर रूपेश यादव ने इस पूरे निर्णय पर क्या कुछ जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। ये जो 41 बिल्डिंग्स का डिमोलिशन का काम वसई में चल रहा है, उसकी जब पूरे न्यूज़ सोशल मीडिया में सब वायरल हो रही थी, मैंने भी कुछ न्यूज़ देखे थे। बहुत इनह्यूमन अमानवीय तरीके से वो डिमोलिशन हो रहा था। तो मेरे जो सहकारी है वसई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट चेतन भोईर और एडवोकेट डाबरे, इन्होंने मुझे कांटेक्ट करके ये बात बताई कि हमें कुछ करना पड़ेगा, लोग बहुत त्रस्त हैं और लोगों में इवन न्यायालय प्रति बहुत एक अविश्वास की भावना निर्माण हो चुकी है। तो ये 2 चीजें बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। एक, न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने रखे और उनका जो दिन दहाड़े फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों का, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, न्यूबॉर्न बेबीज है, नए जन्म लिए बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, तो इनको जिस तरह से, बिकॉज ये हमारे सोशल वेलफेयर स्टेट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के कंप्लीटली अगेंस्ट था, ये कंप्लीटली इनह्यूमन था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पिरिट के कंप्लीटली अगेंस्ट था और इसीलिए फिर हमने वहां पे लोग कोई आगे नहीं आना चाहते, तो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सबको
जो खुली आंख से देख रहा है कि ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उसको भी एक ताकत दे के रखिए कि वो न्यायालय में जाए और उन सब जिनके ऊपर जुल्म जबरदस्ती हो रही है उनके लिए कुछ एक न्याय देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए और वो कुछ करे। वो हिसाब से उसी ताकत का इस्तेमाल करके हमने अभी लास्ट मंडे एक जनहित याचिका दाखिल की और उस जनहित याचिका पे एक अर्जेंट बहुत सुनवाई होने के लिए हमने माननीय न्यायालय को विनंती की, रिक्वेस्ट किया। हमारे रिक्वेस्ट को न्यायालय ने बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से लेके वो याचिका के ऊपर आज सुनवाई रखी थी और आज की सुनवाई ने हमने माननीय न्यायालय को बताया कि डिमोलिशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी स्टेट को कुछ एक उसमें प्रपोजल आगे बढ़ाने के लिए बात की है। वो हिसाब से स्टेट को उनका जल्द से जल्द कैसे अभी रिहैबिलिटेशन हो इसके लिए हमने प्रेस किया और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस बात को बहुत गंभीरता से लेके अभी राज्य सरकार और कॉरपोरेशन दोनों को मिलकर इनका जल्द से जल्द कैसे रिहैबिलिटेशन आप करने वाले हैं उस बारे में माननीय न्यायालय में अगले 3 हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करने का एक डायरेक्शन दिया है और 6 मार्च के पहले स्टेट और कॉरपोरेशन को इन सब लोगों का जो भी 2100 फैमिली, मुझे लगता है कि टोटल 2100 के करीब फैमिली वहां पे है, तो इन सब का कैसे जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन हो इसके लिए स्टेट और कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनसे ये स्टिपुलेटेड टाइम में एक विहित टाइम के अंदर उनका रिहैबिलिटेशन होने की तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्टेप आगे लिए। हम सब माननीय उच्च न्यायालय का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वी अप्रिशिएट द इनिशिएटिव टेकन बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट एज वेल और मैं वाकई उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये सब इश्यूज के लिए मेरे को जो जनहित याचिका फाइल करनी थी उसके लिए बहुत सहायता मिली उनसे। स्पेशली मेरे वकील, मेरे सहकारी मित्र हैं, वकील एडवोकेट चेतन भोईर है, एडवोकेट डाबरे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के जो राजनीतिक जीवन में जो सक्रिय हैं रुपेश जाधव करके, वो भी बहुत मेरे करीब मित्र हैं। उन्होंने भी इस पर्टिकुलर ये सब केस के बारे में बहुत अच्छी तरह से मेरा पीछा किया कि कैसे भी करके हमको उनको न्याय दिलाना है। इथे उच्च न्यायालयामध्ये आज आपण PL दाखल केलेला होता, त्या संदर्भात आज सुनावणी होती आणि त्या सुनावणीच्या अनुषंगाने आज कोर्टामध्ये बरेच दिवसापासून आपण वसई विरारमध्ये 41 बिल्डिंगचा मुद्दा सगळ्यांना माहिती असेल, त्याच्या संदर्भात इथे रुपेश जाधव सुद्धा आज उपस्थित आहेत। त्यांनी संपर्क केला का या संदर्भात आपल्याला काहीतरी एक निर्णय घ्यायचा आहे किंवा काहीतरी आपल्याला काम करायचं आहे, त्या संदर्भात आम्ही तेच एक कुठे मनात घेऊन कुठेतरी आज मी स्वतःच्या नावाने PL दाखल केली। माझ्यासोबत माझे बॅरी डाबरे मित्र आहेत, त्यांनी आम्ही एकत्र म्हणून PL दाखल केले। आमचे काउन्सिलर ॲडव्होकेट विजय कुर्ले आज उपस्थित होते आणि उच्च न्यायालयाची चीफ जस्टिस आहेत त्यांच्या 2 बेंचची समोर ही सुनावणी झाली आणि त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत स्टेटला आणि VVCMCला। हे निर्देश असे दिलेले आहे का 6 मार्चपर्यंत या 3 वीकमध्ये 3 आठवड्यामध्ये यांना दोघांना सुद्धा ॲफिडेविट फाईल करायला सांगितलेलं आहे। ते ॲफिडेविट फाईल कशासाठी करायला सांगितलं, त्यांचं पुनर्वसन, ज्यांची घरं तुटलेली आहेत, डोक्यावरून ज्यांचं छत गेलेलं आहे 41 इमारती संदर्भात, त्यांचं पुनर्वसन कसं करणार त्याच्यासाठी त्यांना ॲफिडेविट फाईल करायला सांगितलेलं आहे। देख रहे हैं कि कितने दिन से 41 बिल्डिंग का जो मसला था, मैं उनके पीछे पहले से था, मगर वहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों को जो लड़ाई लड़ने की थी, अपने को कोर्ट की लड़ाई लड़ने की थी, मगर वो ट्रैक चेंज करके बहुत से लोगों ने महानगर पालिका में क्लेम किया, पुलिस स्टेशन में जाते रहे और जो मेन मसला था कोर्ट का वो वैसे ही रहा। तो फिर उसके बाद में अगर मैं देखा कि क्या परिस्थिति है, फिर मेरे मित्र जो है अपना चेतन भोईर और हमारे फ्रेंड और हमारे यहाँ के बहुत बड़े वकील जो हमारे कुर्ले साहब हैं, उनको मिल के हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि अपने को यहाँ पे कोर्ट में अब अपन PL दाखिल करेंगे। आदरणीय चेतन भोईर के नाम पे वो PL दाखिल की है और आज 6 तारीख को उसका डिसीजन उसका हो जाएगा। एफिडेविट देने के लिए महानगर पालिका और गवर्नमेंट को बताया है। तो ये बहुत बड़ी राह है। आप देख रहे हैं वहाँ पे अभी 12वीं का एग्ज़ाम है, बाद में 10वीं के बच्चों का एग्ज़ाम है, बहुत से लोग बेघर हो गए, आज हज़ारों लोग बेघर हो गए। तो आपको पता है जिधर प्रॉपर अपने को दौड़ने का होकर वो प्रॉपर जगह पे हम लोग आए, हमें पता है कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 41 इमारत के रहवासी को अगर पुनर्वसन के लिए यहाँ का राज्य सरकार या स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई आइडिया देता है, उससे पहले ही जो रहवासी वहाँ पर रह रहे थे वो अपने कागज़ों को मजबूत कर लें, उनका घर पट्टी, उनका लाइट बिल
और अब तक की पूरी जर्नी की यात्रा का जो उनको यानी कि वहाँ पर रहने के समय जो दस्तावेज थे उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी चीज़ें एक फाइल बनाकर तैयार कर लें, ताकि आने वाले समय में कोर्ट को जो भी एफिडेविट फाइल किया जाएगा पुनर्वसन के लिए, उसमें जो नॉर्म्स हो गए उसे पूरा करने के लिए लोगों को, वहाँ के रहवासियों को दर दर भटकना ना पड़े, उनका समय भी बचे और जल्द उनको रिहायब होने में सहायता हो सके। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर आखिर हाईकोर्ट को किस प्रकार से अपना जवाब देती है और पुनर्वसन के लिए जो ठोस उत्तर है वो किस प्रकार का आता है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये है कि पुनर्वसन की उम्मीदें अब एक बार फिर से जाग चुकी हैं और 6 मार्च को निश्चित रूप से लोगों के तरफ का निर्णय आ सकता है।